लकी और राधिका जब सड़क पर टकराए तो कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। जब लकी राधिका को रुमाल थमाकर वहां से जाने लगा तो राधिका ने लकी को रोका और उससे माफी मांग ली, लेकिन लकी ने उसे माफ नहीं किया। राधिका ने अपना जो वादा तोड़ा था उसका लकी को बहुत बुरा लग रहा था। ऐसे में राधिका ने भी लकी को बता दिया कि उसने वादा तोड़ा है। राधिका उस पर आयुषा से दोस्ती का इल्जाम लगा रही थी। लकी बिना सफाई दिए ही वहां से निकल गया। राधिका जब कमरे पर आई तो कुमारी ने उसे फोन किया। वो लकी और उसके बारे में बात कर रही थी कि इतने में राधिका की तबीयत बिगड़ने लगी और उसने लकी को फोन मिला दिया। इधर लकी भी जब राधिका से मिलने के लिए निकलने ही वाला था कि तभी उधर इमरोज और लकी के बीच में लड़ाई होने लगी थी। इमरोज, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? प्लीज उसे छोड़ो, आयुषा ने कहा। इमरोज की आंखें लाल हो गई थी और वो गुस्से में लकी को देख रहा था। उसने लकी की कॉलर पकड़ी हुई थी। जैसे ही आयुषा ने इमरोज से इतना कहा तो उसने आयुषा को देखा और बोला, तो इसकी इतनी वकालत क्यों कर रही है? क्या लगता है ये तेरा दोस्त या रिश्तेदार? कहीं तू मुझे छोड़कर इसे पति बनाने का तो नहीं सोच रही है? इमरोज, क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? आयुषा ने कहा और इमरोज का हाथ लकी की कॉलर से छुड़वाने की कोशिश करने लगी। इतने में इमरोज ने उसे धक्का दिया और पीछे कर दिया। इतने में लकी ने कहा, इमरोज, बैठकर बात करते हैं। मुझे बताओ तो हुआ क्या? मेरे घर में तूने आग लगा दी है, अब क्या बैठकर बात करेगा? तुझे अपने पैसों का बहुत घमंड है ना? तू सोचता होगा कि लड़कियां पैसे देखकर तेरे पीछे पालतू कुत्ते की तरह चली आएगी, लेकिन तू मुझे जानता नहीं है, मैं तुझे यहीं जिंदा। इमरोज ने कहा और लकी की गर्दन दबोच ली। इमरोज! इतने में आयुषा भागते हुए लकी के पास आई और इमरोज का हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी। इमरोज को गुस्सा आया और उसने आयुषा को थप्पड़ मार दिया। लकी ने देखा कि आयुषा के होंठ से खून आने लगा था। इसके बाद इमरोज ने लकी की कॉलर छोड़ी और आयुषा को पकड़ लिया। उसने उसे बालों से पकड़कर लगातार 5 थप्पड़ चढ़ दिए। आयुषा के मुंह से खून बहे जा रहा था। जैसे ही उसने आयुषा की गर्दन दबोचने की कोशिश की तो ऐसे में लकी से रहा नहीं गया। उसने इमरोज को उसकी कॉलर से पकड़ा और उठाकर सामने वाली दीवार पर पटक दिया। उसके बाद उसने इमरोज को एक लात मारी और वो नीचे गिर गया। लकी ने उसके दोनों हाथों को पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, बैठकर बात करते हैं। इमरोज लकी को अभी भी घूर रहा था। उसने सिर से लकी के सिर पर वार करने की कोशिश की, लेकिन लकी ने अपना सिर पीछे हटा दिया। इस बीच वहां होटल की सिक्योरिटी बंदूक लेकर आ गई। हैंड्स अप, डोंट मूव। जैसे ही ये आवाज लकी को आई तो वो भी पीछे देखने लगा। इतने में सिक्योरिटी वाले इमरोज के पास आकर खड़े हो गए थे। आयुषा उन लोगों के पास आई और बोली, ही इज द वन हु स्टार्टेड ऑल दिस, ही स्लैप्ड मी एंड ट्राइड टू किल हिम एज वेल। उसने घबराते हुए सारा इल्जाम इमरोज पर डाल दिया। सिक्योरिटी ने लकी को दूर किया और इमरोज को पकड़कर उठा लिया। वो लोग इमरोज को अपने साथ ले जा रहे थे। इमरोज लकी और आयुषा को देख रहा था। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं लकी अग्रवाल, छोड़ूंगा नहीं तुझे, इमरोज ने जाते हुए धमकी दी। इधर आयुषा घबराई हुई सी इमरोज को देखती जा रही थी। जैसे ही वो वहां से निकला तो उसने लकी को देखा और कहा, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी, सब मेरी गलती है। कोई बात नहीं, तुम ठीक हो? लकी ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। उसके मुंह और नाक से काफी खून बह रहा था। हाँ, मुझे लगता है हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। नहीं प्लीज, तुम परेशान हो जाओगे, मैं चली जाऊंगी। नहीं, मैं आता हूं, चलो, लकी ने कहा और आयुषा को अपना रुमाल दे दिया। इसके बाद वो आयुषा के साथ हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगा था। उधर जब लकी आयुषा के साथ हॉस्पिटल जा रहा था तब इधर राधिका भी बार बार लकी को फोन मिलाई जा रही थी, लेकिन लकी फोन ही नहीं उठा रहा था। राधिका की बेचैनी और उसके पेट का दर्द बढ़ता जा रहा था। उस दर्द के साथ साथ उसका लकी के ऊपर गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। आखिर में जब उसे लकी के पास से कोई जवाब नहीं मिला तो उसने सीधा टेबल पर रखा फोन उठाया और रिसेप्शन पर फोन मिला दिया। हेलो, आई एम इन अ मेडिकल इमरजेंसी, कुड यू प्लीज हेल्प? राधिका ने इतना कहा और फोन काट दिया। कुछ देर के बाद कुछ लोग भागते हुए राधिका के कमरे की तरफ आए और दरवाजा बजाने लगे।
राधिका ने जैसे तैसे अपने आप को बिस्तर से खड़ा किया और दरवाजा खोल दिया। मैडम, आर यू ओके? सामने खड़ी एक महिला ने पूछा। उसके पीछे 2 लोग और खड़े थे। राधिका ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसका मुंह खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बस अपने होठों को भींचकर जैसे तैसे अपने दर्द को दबाने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रख लिए थे और उसकी आंख से आंसू बह रहे थे। प्लीज कॉल एन एम्बुलेंस, उस लड़की ने अपने पीछे खड़े लोगों से कहा और उस आदमी ने तुरंत अपना फोन निकाल लिया। शैल आई कॉल योर हस्बैंड? उस लड़की ने पूछा तो राधिका ने नाम में सिर हिला दिया। लगभग 10 मिनट के बाद वहां एम्बुलेंस आ गई थी। जैसे ही एम्बुलेंस वहां पहुंची तो इतने में कुछ नर्सेज ने राधिका को स्ट्रेचर पर लेटाया और उसे एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले गए। राधिका के पेट का दर्द बढ़ता जा रहा था। उधर जब राधिका हॉस्पिटल की तरफ पहुंचने वाली थी तब इधर लकी भी आयशा के साथ हॉस्पिटल आ गया था। वो दोनों रिसेप्शन पर खड़े थे और रिसिप्ट बनवा रहे थे। लकी ने पेमेंट करने के लिए जैसे ही अपनी जेब में हाथ डाला तो उसके मुंह से निकला, शिट, मैं अपना वॉलेट, फोन, चाबी सब कमरे में ही भूल गया। इट्स ओके, मेरे पास है, आयशा ने कहा और अपना बिल भर दिया। इसके बाद जब रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि डॉक्टर एक इमरजेंसी में था और उसे आने में कुछ देर लगने वाली थी तो दोनों डॉक्टर के केबिन के बाहर जाकर बैठ गए। तब तक नर्स ने आकर आयशा के चेहरे का खून और घाव साफ कर दिए थे। सॉरी लकी, मेरी वजह से तुम्हें काफी परेशान होना पड़ा। नहीं, वो सब तो ठीक है, लेकिन अचानक से तुम दोनों के बीच ये क्या हो गया? मैं जब आया उससे पहले तक तो सब ठीक था, लकी ने कहा। आयशा उसे देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, ऐसा तुम्हें लग रहा होगा लकी कि सब ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें किसी फेवर में अपने साथ लेकर गई थी? नहीं, मैं तुम्हें लेकर इसलिए गई थी ताकि तुम्हारे बहाने हम दोनों के बीच भी कोई बात हो सके। आयशा ने कहा, मतलब मैं और इमरोज यहाँ हनीमून मनाने नहीं आए थे, आयशा ने कहा। जैसे ही लकी ने यह सुना तो वो हैरान हो गया। आयशा ने तो उसे यही बताया था, तो फिर वो अचानक से मना क्यों कर रही थी? फिर किस लिए आए थे? लकी ने पूछा। मैं और इमरोज यहाँ अपने टूटते हुए रिश्ते को बचाने की एक आखिरी कोशिश करने के लिए आए थे, लेकिन मुझे लगता है कि हम इस बार भी बुरी तरह से फेल हो गए। कैसे? लकी, मेरी और इमरोज की शादी काफी छोटी उम्र में हो गई थी। हम दोनों तब बालिग भी नहीं थे, पर घर वाले नहीं माने और उन्होंने हमारी शादी करवा दी। हम दोनों ही पढ़ाई में काफी तेज थे। इमरोज के पास इंडिया में कोई खास काम नहीं था तो उसे उसके चाचा अपने साथ दुबई ले गए। उसने वहां छोटे मोटे काम से शुरुआत की और फिर धीरे धीरे अच्छा पैसा कमाने लगा। अब उधर मैं बिना इमरोज के क्या करती, तो मैंने पढ़ाई की इच्छा जताई। घर वालों ने, ससुराल वालों ने साफ मना कर दिया। इमरोज ने भी साफ मना कर दिया कि पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है, पर मैं नहीं मानी। मैंने ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू किए। जैसे तैसे अपनी माँ की मदद से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया। कुछ दिनों के बाद जब मेरे हाथ में डिग्री आ गई तो मुझे एक बहुत अच्छी जॉब का ऑफर आया। मुझे वो लोग इमरोज के बराबर पैसे दे रहे थे तो मैंने जॉब के लिए हाँ कर दी। इस बात पर घर में बहुत बवाल हुआ। इमरोज ने कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है, दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दिन भर घर में पति के इंतजार में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मुझे काम करना था और मैंने घर वालों की सुने बिना नौकरी पर जाना शुरू कर दिया। उसके बाद मुझे घर से निकाल दिया गया तो मैंने अपना घर ले लिया। अब इस बीच इधर इमरोज का दुबई वाला काम बंद हो गया और वो इंडिया आ गया। पहले तो वो ही मुझे नौकरी करने से मना कर रहा था, लेकिन उसके बाद मेरे ही कमाए पैसों से हमारा घर चलने लगा। सब कुछ ठीक हो गया था, आयशा ने कहा और एक गहरी सांस ले ली। उसकी कोरें ये सब कहते हुए भीग आई थी। फिर क्या हुआ? लकी ने पूछा। अगर आपके घर में शांति हो और पड़ोसी के घर में आग लगी हो तो उस आग से आप कब तक बच सकते हो? हमारे केस में भी यही हुआ। जब इमरोज वापस आया तो उसने अपने दोस्तों के बीच आना जाना शुरू कर दिया और उन्होंने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कहने लगे, तू औरत की कमाई खाता है, तू तो निकम्मा है, नाकारा है, औरत तुझे अपने पैरों की जूती बना कर रखेगी। वो ये सब सुनता और रोज घर आ जाता। उसने मुझे कभी नहीं बताया, लेकिन वो जिस तरह से मुझसे चिढ़कर बात करता था मैं समझ जाती थी कि कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे में एक दिन वो घर आया। उसने शराब पी रखी थी। आते ही उसने कहा कि मुझे कल से काम पर जाने की जरूरत नहीं है। उसने अपना नया धंधा शुरू कर लिया है। मैंने कहा क्या? तो उसने नहीं बताया। मैंने कहा ठीक है,
लेकिन फिर भी मैं काम पर जाऊंगी। इस बात को लेकर हमारे बीच तू मैं शुरू हो गई। काफी दिनों तक यही सब चलता रहा और उसके बाद बहुत दिनों तक इमरोज घर नहीं आया। मैंने उसे फोन करने की कोशिश की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिर में एक दिन हमारे घर पुलिस आई। वो इमरोज को गिरफ्तार करने आए थे। इमरोज ने अफीम की हेरा फेरी का काम शुरू कर दिया था। यह सुनते ही मेरी हालत खराब हो गई। मैंने पुलिस को तो जैसे तैसे डाला और फिर इमरोज तक पहुंची। ये अपने फूफा जी के गांव में छिपा हुआ था। मैंने वहां से इसे उठाया और इसे अपने साथ यहाँ पेरिस ले आई। मैंने सोचा कि हम लोग कुछ दिन यहाँ रहेंगे तो शायद वहां पुलिस भी शांत हो जाएगी और इमरोज वहां जिस गलत संगत में फंसा हुआ है उससे भी बाहर आ जाएगा और आखिर में हम दोनों जिंदगी की एक नई शुरुआत कर लेंगे। लेकिन इसका ईगो इतनी जल्दी कैसे शांत होता। 2 दिन के बाद ही इसने फिर से शराब पीनी शुरू कर दी। मैंने कहा चलो मैं भी तुम्हारे साथ पीना शुरू कर देती हूँ, पर उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। वो कभी मुझे ही मारता तो कभी मेरी ही गोद में सिर रख कर रोता। अब मेरा इमरोज से मन उठने लगा था। हर किसी की सहन करने की भी एक सीमा होती है। मैं इतना कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने सोचा अगर हम दोनों का एक बच्चा होगा तो चीजें ठीक हो जाएंगी, पर इमरोज उसके लिए भी नहीं माना। आखिर में आज जब उसने मुझे तुम्हारे साथ देखा तो उसे लगा कि मैं तुम्हारे ऊपर लाइन मार रही हूँ। तुम्हारे जाने के बाद उसने बार में मेरे साथ गाली गलौज की, मुझे मारने की कोशिश की। मैं उसे वहां से लेकर आई तो वो होटल में झगड़ने लगा और आखिर में तुम सामने आ गए। उसके बाद तो इतना कहने के बाद आयुषा ने अपने होंठ पर लकी पट्टी को ठीक कर लिया। लकी उसकी ये कहानी सुनकर सन्न रह गया था। वो जब अपने और इमरोज के बारे में सोच रही थी तब लकी को उसकी और राधिका की याद आ रही थी। इसलिए अब बस बहुत हो गया। अब उसके साथ मैं नहीं रहूंगी। जल्द से जल्द इंडिया जाऊंगी और उसे डाइवोर्स दे दूंगी, आयुषा ने कहा। लकी ने उसे देखा और एक गहरी सांस ली। इतने में उसे बाहर दरवाजे पर एक एम्बुलेंस की आवाज आई। लकी और आयुषा का ध्यान उधर चला गया। अगले ही पल एम्बुलेंस से एक स्ट्रेचर को बाहर लाया गया और उसे इमरजेंसी की तरफ ले जाने लगा। जैसे ही वो स्ट्रेचर लकी की आंखों के सामने से निकला तो उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उसने देखा कि स्ट्रेचर पर राधिका लेटी हुई थी और उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। राधिका! लकी जोर से चिल्लाया और उस स्ट्रेचर के पीछे जाने लगा। अब आगे क्या होने वाला था? क्या राधिका किसी बड़ी मुसीबत में थी? क्या लकी उसे बचा पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।